Hello everyone, I'm Khushbu Nathalia and thank you for coming back to my channel. Today we're going to start with our next series on law subject, and the topic for this series is CPC, that is Code of Civil Procedure. 1859 से पहले इंडिया में कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं था, इसलिए हर कोड का अपना अलग तरीका होता था सिविल केसेस से डील करने के लिए. फाइनली 1859 में क्योंकि कोई यूनिफॉर्म कोड नहीं था, बहुत कंफ्यूजन्स थी, हर कोड का अपना प्रोसीजर, तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया गया. बट वो भी एक्चुअली यूनिफॉर्म नहीं था, क्योंकि वो अप्लाई नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट पे या फिर हमारी प्रेसिडेंसी कोर्ट्स में. बट हाँ, उसके अलावा जो बाकी पार्ट्स थे उन पे वो अप्लाई हो रहा था. और फाइनली 21 मार्च 1908 हमारा सिविल कोड आया जो हम अब यूज कर रहे हैं. और वो कोड जो था, इट वाज एप्लीकेबल ऑल ओवर द इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड एंड असम. I'm sorry, the tribal areas of Assam. So this is how the civil code came into picture. हमारे अगर हम प्रियम्बल की बात करते हैं सिविल कोड के, तो वो कहता है an act to consolidate and amend the laws related to the procedure of the court of civil judicature. अगर आप इस प्रियम्बल को देखेंगे, आपको इसमें 3 या 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स दिखती हैं. सबसे पहला कंसोलिडेट, दूसरा अमेंड, तीसरा प्रोसीजर और चौथा सिविल जुडिकेशन. तो लेट्स टेक वन बाय वन ईच टर्म. द फर्स्ट इज कंसोलिडेट. कंसोलिडेट का मतलब होता है कि चीजों को एक साथ एकजुट करके एक यूनिफॉर्म शेप दे देना. तो जैसे मैंने आपको कहा कि इनिशियली हमारे पास कोई भी यूनिफॉर्म कोड नहीं था, इसलिए ये कोड बना गया ताकि जो भी सिविल प्रोसीजर है जिसको हमने सिविल सूट्स में अप्लाई करना है, उसको हम एक यूनिफॉर्मिटी दे सके और कंफ्यूजन्स को अवॉइड कर सके. सो दैट वाज द फर्स्ट मेजर एम फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड. द नेक्स्ट इज अमेंड. अमेंड वाई? क्योंकि हर कोर्ट के अलग अलग प्रोसीजर थे. सुप्रीम कोर्ट्स के अलग थे, आपके जो स्टेट्स में अलग कोर्ट्स के अलग प्रोसीजर्स थे, तो उन सबको हमने अमेंड करके एक कंसोलिडेटेड तरीके से एक प्रोसीजरल कोड बनाया, जो हम हमारे सिविल मैटर्स को कैसे गवर्न करा जाएगा, कैसे फाइलिंग होगी, कैसे जजमेंट्स डिलीवर होंगी, वो सब बताएगा. The third in the list is the procedural law. जनरली क्या होता है, हमारे लॉज 2 टाइप में डिवाइड होते हैं. एक होता है सब्सटैंटिव और एक होता है प्रोसीजरल. सब्सटैंटिव जो आपकी राइट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करता है, और कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा वो हमें प्रोसीजरल लॉज बताते हैं, जो हमें एक प्रॉपर मैकेनिज्म बताते हैं कि इस मैकेनिज्म के थ्रू हमें फाइल करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे डाइवोर्स के लिए फाइल करना है, तो क्या प्रोसीजर मेरे को फॉलो करना है वो मुझे देखना पड़ेगा. सबसे पहले मुझे कोर्ट में अपना जुरिस्डिक्शन देखना होगा, अपनी प्लेन डालनी पड़ेगी, जिसके लिए फिर नोटिस होगा, फिर WS आएगा, उसके बाद फर्दर प्रोसीजर और ट्रायल होगा, और एविडेंस होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगी, एंड फाइनली जजमेंट आएगी. क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले WS आ जाए और उसके बाद मैं प्लेन डालूं? नहीं. क्यों? क्योंकि हमें प्रॉपर प्रोसीजर के साथ आगे मूव करना होता है, और वो प्रोसीजर क्या है वो हमें प्रोसीजरल लॉज बताते हैं. ठीक है, तो सिविल प्रोसीजर कोड हमें बताता है कि जो भी सिविल मैटर्स हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, डैमेजेस से रिलेटेड है, उनको हमें कैसे फाइल करना है, उसका क्या प्रॉपर मैकेनिज्म है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा कोर्ट्स में या फिर एडवोकेट्स के थ्रू,
और प्लेंटिव्स और डिफेंडेंट को कैसे अपना केस आगे मूव ऑन करना है, ये सब कुछ हमें सिविल प्रोसीजर कोड बताता है। और ये जो कोड है, इट स्टार्टेड इट्स इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम 1st of January 1909। अब अगर हम कोड की बात करते हैं तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट इज डीलिंग विद द सेक्शंस एंड देन वी हैव ऑर्डर्स, जिसमें रूल्स भी हैं। वेल, दोनों में फर्क क्या है? व्हाई डू वी हैव सेक्शंस अलग से एंड ऑर्डर्स अलग से? दैट इज बिकॉज सेक्शंस हमें बताता है कि एक्चुअली जो सब्सटैंटिव पार्ट है वो क्या है, और उसको हमें कैसे, किस प्रोसीजर के थ्रू और किस प्रोविजन के थ्रू एक्चुअली उनको पिक्चर में लाना है, वो हमें ऑर्डर्स बताते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो जजमेंट्स हैं, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 33, which says, I will just read it. It says, the court, after the case has been heard, shall pronounce judgment, and on such judgment a decree shall follow. Well, section 33 ये कहता है कि जो कोर्ट है वो जजमेंट प्रोनाउंस करेगी और उसके बाद डिग्री उसको फॉलो करेगा। बट उस जजमेंट में कैसे लिखना है, क्या क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए, वो जजमेंट हम कब प्रोनाउंस करते हैं, ये सारे जो प्रोसीजर है, ये पूरा जो मैकेनिज्म है, वो हमें ऑर्डर में मिलता है। तो हम जब सेक्शन 33 पढ़ते हैं जजमेंट का, तो हम उसको पढ़ते हैं ऑर्डर 20 के साथ, क्योंकि 20 में उसका पूरा प्रोसीजर लेट डाउन है। सो ये फर्क है सेक्शन में और ऑर्डर में। सेक्शन हमें सिर्फ सब्सटैंटिव पार्ट बताता है और उसका जो एक्चुअल प्रोसीजर है वो हमें ऑर्डर के थ्रू पता चलता है। सो इसलिए जो ऑर्डर है, इट टेल्स अस द सिस्टम एंड द मेथड इन विच द रूल ऑफ प्रोसीजर विच इज कंटेन्ड इन द सेक्शन आर टू बी अप्लाइड। Moving ahead, we will start with the 3 important terms under section 2, which is decree, order and judgment. If I talk about decree, I'll just read it once for you, and I want to share something that जब भी हम कोई procedural law या substantive law पढ़ते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारी बेयर एक्ट के प्रोविजंस को अच्छी से पढ़ें और उनकी टर्म्स को समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे अगर मैं डिक्री की बात करूं, इट मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final. It should be deemed to include the rejection of a plaint and the determination of any question within section 144, but should not include any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order or any order of dismissal for default. Now, अगर मैं इस डेफिनेशन को पढ़ूं तो मुझे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिखेंगे। सबसे पहला है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, दूसरा कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज, तीसरा इट मे बी प्रिलिमिनरी एंड फाइनल, एंड फाइनली इट शुड नॉट इंक्लूड। वेल, डिक्री का मतलब होता है कि वो डिक्री इज जिसमें आपकी जो भी इश्यूज थे, जो भी राइट्स डिटरमाइन करने थे, उनकी फाइनली हम एक्सप्रेस कर देते हैं, उनको डिटरमाइन कर देते हैं
और इसके बाद जो हमारा केस है इट कम्स टू एन एंड। ऑब्वियसली हमारे पास अपील, रिवीजन, रिव्यू के प्रोविजंस हैं, बट उस ट्रायल का जो एक आपकी प्लेंट से शुरू हुआ है उसको हम डिक्री तक लेके जाते हैं, और डिक्री में आपकी जितनी भी राइट्स थी, आपके जो भी इश्यूज थे, वो सारे के सारे कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो जाते हैं। अब इसमें इट सेज एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब ये है कि जब आपका पूरा प्रॉपर ट्रायल के हिसाब से, प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से उस केस को हमने, कोर्ट ने अपना इंटेलेक्चुअल माइंड लगाते हुए सारे इश्यूज को रिजॉल्व करते हुए उनके ऊपर अपनी डिक्री दी है। अ डिक्री इज दैट पर्टिकुलर थिंग विच डिटरमाइंस योर राइट्स कंक्लूसिवली, और जिसके हक में डिक्री दी जाती है उसको हम बोलते हैं डिक्री होल्डर। द नेक्स्ट इज, उसमें हमने देखा दो टाइप की डिक्रीज बोली उन्होंने, एक था प्रिलिमिनरी, एक था फाइनल डिक्री। वेल, प्रिलिमिनरी डिक्री वो होती है जो हमारी सारी की सारी राइट्स को, सारे के सारे इश्यूज को कंप्लीटली खत्म नहीं करती, बट पर्टिकुलर इश्यूज को या पर्टिकुलर राइट्स को डिटरमाइन करती है कंक्लूसिवली। फॉर इंस्टांस, मैंने एक केस फाइल किया है मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, और उसमें मुझे इंटरिम मेंटेनेंस भी चाहिए। तो जो इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड होगा वो मेरी प्रिलिमिनरी डिक्री है, और जब मेरा फाइनल मेंटेनेंस डिसाइड हो जाएगा वो मेरी फाइनल डिक्री हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने दो मेंटेनेंस की बात की थी। सिमिलरली आपके पास और एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नाउ जजमेंट। जजमेंट क्या होता है? जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। दैट मीन्स अ जजमेंट कम्स आफ्टर योर डिक्री इज देयर। जो भी स्टेटमेंट्स हैं जज की अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड्स इन द डिक्री या ऑर्डर, वो उसको अपनी जजमेंट में लिखता है, और जिसके अगेंस्ट जजमेंट पास होता है उसको हम जजमेंट डेटर बोलते हैं। देन इज ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब होता है? ऑर्डर का मतलब होता है, हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जनरली क्या होता है हमारे केस में, जब भी एक केस फाइल होता है उसकी हियरिंग की डेट्स लगती हैं, डिफरेंट डेट्स लगती है, काफ़ी डेट्स लगती हैं। हर डेट ऑफ हियरिंग पे हमारे को ऑर्डर शीट, जो जज है वो ऑर्डर शीट फाइल करता है, उस पर साइन करता है, लिखवाता है। तो उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग में, उस पर्टिकुलर डेट में क्या हुआ वो उसको उस ऑर्डर शीट पे लिखवा देता है। इसलिए एक केस में बहुत सारी ऑर्डर शीट्स हो सकती हैं, पर जो डिक्री है वो या तो प्रिलिमिनरी हो सकती है या फाइनल हो सकती है, और जो जजमेंट है वो भी एक ही होती है जनरली। बट ऑर्डर शीट्स जो है वो काफ़ी हो सकती है, क्योंकि हर डेट की हमें, हर डेट पे एक ऑर्डर शीट को साइन किया जाता है। उस दिन की हेयरिंग में क्या हुआ वो हम ऑर्डर शीट में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पार्टीज आई ही नहीं तो चाहे हम यही लिख दे दैट नीदर पार्टी अपीयर्ड, द नेक्स्ट डेट ऑफ द हियरिंग इज so and the matter is listed for so and so, that is also an order sheet. So order sheet basically क्या होता है, एक expression है of any decision of the civil court which is not a decree या other than the decree, and it can be n in number. So let's have a quick brief about the difference between a decree and a order. जो डिक्री है वो आपकी राइट्स को डिटरमाइन करती है कंक्लूसिवली, बट ऑर्डर में ऐसा नहीं है। आपके पास n नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू डिक्री इट माइट बी योर फाइनल और योर प्रिलिमिनरी। डिक्री के लिए आप फर्दर अपील कर सकते हैं, बट ऑर्डर्स में जनरली ऐसा नहीं है।
कुछ ही प्रोविजंस हैं जहाँ पे अपील आप अलाउड है बाय द कोर्ट, विच यू कैन सी अंडर सेक्शन 104। डिक्री में आप सेकंड अपील पे भी जा सकते हैं, बट ऑर्डर में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डिक्री एंड अ ऑर्डर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर कोड हमें क्यों पढ़ना चाहिए? तो वो हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ये पढ़ने से हमें पता चलेगा कि हमें किस प्रोसीजर में, किस मैकेनिज्म में एक सिविल सूट को फाइल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें वो सूट फाइल कहाँ करना है, जुरिस्डिक्शन कहाँ पे पड़ेगा। उसके बाद प्लेंट होगी, फिर नोटिस सर्व होंगे, उसके बाद डिफेंडेंट आके अपना WS फाइल करेगा, पार्टीज अपीयर होंगी, प्रोसीजिंग होंगी, ट्रायल होगा, डिक्री होगी। डिक्री के बाद, डिक्री और जजमेंट के बाद आप उसको एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे, या फिर आप चाहें तो अपील, रिविजन, रिव्यू के लिए जा सकते हैं। सो ये पूरा प्रोसीजर कैसे फॉलो किया जाएगा, हमें किन किन रूल्स का ध्यान रखना है, वो हमें ऑर्डर्स और रूल्स पढ़ने से पता चलेगा। और उसका जो सब्सटैंटिव पार्ट है वो हम सेक्शंस के थ्रू समझेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ CPC. I hope you liked it and stay tuned for all the upcoming videos. Bye bye.